हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। ठीक है, तो एपिसोड 4 यूपी पीसीएस 2024 रामबाण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश विशेष अप्रैल 2024। आप लोगों ने इसके पूर्व जो वीडियो आए हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के, उसमें भरपूर प्यार दिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी किया। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए, नोट्स भी आए। कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप पे नोट्स भी भेजे कि सर हम आपके वीडियो के नोट्स भी बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जाके एक हार्ट जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वहां से स्टार्ट हम लोग करते हैं। मिशन भरोसा एक मिशन है जो संचालित किया गया। मिशन भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च। इस मिशन के तहत स्कूल स्टूडेंट्स को सेफ ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। जो सेफ ट्रांसपोर्ट है स्कूली बच्चों का, वो सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया? इसका नाम था मिशन भरोसा। एग्जाम में पूछ ले मिशन भरोसा किससे संबंधित था, तो जो स्कूली बच्चे हैं उनके सेफ ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित था। जैसे स्कूल के बच्चे होते स्कूल से घर तक पहुंचेंगे, उसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया और पोर्टल भी जारी किया गया। ठीक है, होगा क्या कि ये जो बस होती है ना, बसों को जीपीएस से ट्रैकर लगाया जाएगा। होगा क्या कि बच्चे अपने घर पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, सुविधाजनक रूप से पहुंच रहे हैं या नहीं, इन सभी चीजों की जानकारी ऑन टाइम, ठीक है, उस पोर्टल पे, उस एप्लीकेशन पे मिलेगा कि बच्चा हमारा कहां पहुंच गया है, यानी बस कहां पहुंच चुकी है अब तक। ठीक है, तो मिशन भरोसा पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो स्कूल प्रशासन है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये बच्चों के सेफ ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे बात करें एडू रैंक वर्ल्ड रैंकिंग 2024। ठीक है, एडू रैंक वर्ल्ड रैंकिंग 2024, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोगों ने जब दृष्टि मैगजीन पढ़ी थी तो वहां पे चर्चा कर ली थी। अब नेशनल करंट अफेयर के संदर्भ में वहां पे चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में सारी चीजें देखेंगे। नेशनल के संदर्भ में मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। जो यूपी स्पेशल के संदर्भ में जितने पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, अगर जो यूपी की बात करें तो यूपी में आईआईटी कानपुर, पूरे देश में अगर बात करें तो इसका 7वां स्थान था, लेकिन यूपी में कौन सा स्थान? तो यूपी में इसका प्रथम स्थान है। वहीं देश भर में आईआईटी कानपुर का 7वां स्थान मिला है। ठीक है, किसमें? तो एडू रैंक वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में। वहीं अगर हम प्रदेश के संस्थानों की बात कर लें तो शीर्ष संस्थान कौन कौन से रहे? आईआईटी कानपुर, बीएचयू, एएमयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब शीर्ष संस्थान रहे। अब यहाँ पे टॉप 12 संस्थानों की बात कर लेते हैं। जो टॉप 12 संस्थान थे उन टॉप 12 संस्थानों के बारे में देख लेते हैं, एक नजर डालते हैं। आईआईटी कानपुर, अगर हम बात करें प्रदेश में इसका स्थान पहला है। यहाँ पे टॉप 5 है, आप याद करिए, जो टॉप 5 है उनके बारे में जाने रहिए। टॉप 5 अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर की तो प्रदेश में इसका स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। और देश में इसका कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। वहीं हम बीएचयू की बात कर रहे हैं, प्रदेश में दूसरा स्थान है और देश में कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू की बात करें, ठीक है, तो प्रदेश में तीसरा स्थान और देश में 16वें स्थान पर था। लखनऊ यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है प्रदेश में और देश में 29वें स्थान पर। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो पूरे देश में 31वें स्थान पर और यूपी में 5वें स्थान पर। तो टॉप 5 आप याद कर लीजिए। टॉप 5 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन्हीं टॉप 5 को याद कर लीजिए। आईआईटी कानपुर जो है वो प्रदेश में पहले स्थान पर है। किस रैंकिंग में? तो एडू रैंक वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है और जबकि पूरे देश में 7वां स्थान इसका है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम। होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं कि 10 अप्रैल का जो दिन होता है उसको होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इस कार्यक्रम का आयोजन 10 अप्रैल 2024 को लखनऊ के गोमती नगर में किया गया। कहां पे किया गया? जो होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम था इसका आयोजन कहां पे हुआ? एग्जाम में सीधे पूछ ले तो आप टिक करके आइएगा। गोमती नगर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? गोमती नगर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, क्या नाम था? ब्रजेश पाठक ने विश्व होम्योपैथी दिवस के समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, इसी अवसर पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से के जनक सैमुअल हैनीमैन की 269वीं जयंती का भी मनाई गई। ठीक है, यहीं पर 2024 में सैमुअल हैनीमैन, जिनको माना जाता है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक थे, ठीक है, इनकी 269वीं जयंती मनाई गई। विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में बात करें तो इस बार का थीम क्या था? मैंने आपको दिवस बता दिया कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी डे। इस बार का थीम क्या था? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। ठीक है, वन हेल्थ वन फैमिली
होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली इसका थीम था विश्व होम्योपैथी डे का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक, सैमुअल हनीमैन को किस नाम से जाना जाता है? जो होम्योपैथी चिकित्सा की पद्धति के जनक किसको कहा जाता है? सैमुअल हैनीमैन को जाना जाता है। वहीं पर होम्यो शक्ति 2024 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोमती नगर लखनऊ में किया गया। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो थीम था होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, आगे बात करें कल्प वृक्ष संग्रहालय। ठीक है, कल्प वृक्ष संग्रहालय ये कहां पे स्थापित किया गया? तो ये लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अंदर कल्प वृक्ष संग्रहालय स्थापित किया गया, बनाया गया है। इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसको आप यूपीपीसीएस के नाम से जानते हैं, यूपीपीसीएस की 70 साल पुरानी इमारत जो पूर्व में इसके अधिकारियों को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करती थी, जो पूर्व में जो यहाँ के अधिकारी होते थे उनके प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करती थी, अब एक अद्वितीय संग्रहालय में उसको बदल दिया गया है। इस संग्रहालय का नाम क्या रखा गया है? तो कल्प वृक्ष रखा गया है। ठीक है, तो कल्प वृक्ष संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहीं पर अवस्थित है, वहीं पर ये इमारत है। उसी को पहले जो क्या होता था, प्रशिक्षण के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, अब उसी इमारत को कन्वर्ट करके कल्प वृक्ष संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित दुर्लभ पुरातात्विक और ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, जिनमें राज्य की सिविल सेवाओं की कलाकृतियां भी शामिल हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को स्थापित यूपीपीसीएस में, ठीक, यूपीपीसीएस में वर्ष 1949-50 में अपने वर्तमान स्थापना पर स्थानांतरित होने से पहले शिक्षा निदेशालय के भवन में संचालित होता था। ठीक है, यूपीपीसीएस अभी वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो 1950 जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग है ये यहाँ पर पहुंचा कब था? 1949-50 में, लेकिन स्थापना कब हो गई थी? 1937 में। 1937 में जब स्थापित हुआ था तो ये पहले शिक्षा निदेशालय भवन में संचालित किया जाता था। यूपीपीसीएस मतलब लोक सेवा आयोग जो होता था वो शिक्षा निदेशालय में संचालित हो रहा था, लेकिन इसको स्थानांतरित कब किया गया वर्तमान स्थिति पर? तो 1949-50 में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, और ये पहले ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। आगे देखें उत्तर प्रदेश ग्लास स्काई पुल। उत्तर प्रदेश ग्लास स्काई पुल के बारे में जान लेते हैं। ये धनुष की आकृति का ग्लास स्काई पुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तुलसी जलप्रपात पर बनाया हुआ है। देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक पुल चित्रकूट जिले में तुलसी जलप्रपात पर। कहां पर? चित्रकूट जिला है, आप चित्रकूट जलप्रपात मत समझ लीजिएगा, चित्रकूट जिले में तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग की देखरेख में गाजीपुर में पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, गाजीपुर की कंपनी है, नाम क्या है? पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया इसका निर्माण। यह उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा ग्लास स्काई वॉक है। पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज असम में बनाया गया था। ठीक है, इस परियोजना की प्रेरणा बिहार के राजगीर में बने स्काई ग्लास ब्रिज से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ की जो प्रेरणा है वो जो राजगीर में बना स्काई ब्रिज है उससे ली गई है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा ग्लास स्काई ब्रिज है। पहला कहाँ पे बना था? असम में बना था, दूसरा राजगीर में, ठीक है, और तीसरा अब यहाँ पे बन गया यूपी में अपने चित्रकूट जिले के अंदर। आगे बात करें आईआईटी कानपुर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा समझौता। आईआईटी कानपुर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बीच में समझौता हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं। 18 अप्रैल 2024 को, कब? 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते ज्ञापन के तहत जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज है और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कठिन इलाकों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान करेगी तथा नई तकनीकें विकसित करेगी। जो कठिन इलाके हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जो सैनिक तैनात होते हैं उनको क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उन स्वास्थ्य समस्याओं से निदान के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, उनके लिए ये दोनों संस्थान मिलकर आपस में सहयोग करेंगे। आईआईटी कानपुर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र में एआई डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा, जो भारत में मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो सैनिक है, ठीक है, दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसके लिए और उसको न्यूनीकरण करने के लिए, उन स्वास्थ्य प्रभावों को न्यून करने के लिए
जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है उसने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखें, जल जीवन मिशन प्रगति रैंकिंग। अब जल जीवन मिशन प्रगति रैंकिंग है, इसके बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने पूर्व मार्च माह में हुई प्रगति के आधार पर देश के 299 जिलों की रैंकिंग जारी की है। हर घर को जल पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन के तहत यूपी के महोबा जिले से, ठीक है, महोबा जिले ने देश में दूसरा और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। जो महोबा जिला है इसको पूरे देश में दूसरा स्थान, और प्रदेश में, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पहले स्थान पर, पूरे देश में दूसरे स्थान पर। देश के शीर्ष 10 जिलों में यूपी के बुंदेलखंड संभाग के 2 जिले शामिल हैं। जल जीवन मिशन योजना में शीर्ष 10 जिलों में तमिलनाडु के 3 और उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो मार्च महीने के पहले जो जल जीवन मिशन की प्रगति हुई थी उसके आधार पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग जारी की गई 299 जिलों की। उन रैंकों की जो जिलों की रैंकिंग जारी की गई उसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का महोबा प्रदेश में पहले स्थान पर, जबकि पूरे भारत में महोबा दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर कौन था? तो नीलगिरी था, वो तमिलनाडु का जो जिला है नीलगिरी। और वहीं हम बात कर ले टॉप 10 की, तो शीर्ष 10 में तमिलनाडु के 3 जिले और अपने यूपी के 7 जिले शामिल थे। ठीक है, बुंदेलखंड संभाग से कितने जिले? तो बुंदेलखंड संभाग से 2 जिले जल जीवन मिशन के अंतर्गत शीर्ष 10 में शामिल हैं। कौन कौन से जिले हैं आइए देख लेते हैं। नीलगिरी है तमिलनाडु का, वहीं पर महोबा उत्तर प्रदेश का, कुंडालोर तमिलनाडु का है। चौथे स्थान पर देखें तो अपने यूपी का जिला है मेरठ, ललितपुर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद तिरुवन्नामलाई ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिर उसके बाद 7वें नंबर पर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, 8वें पे हापुड़ उत्तर प्रदेश, 9वें पे हमीरपुर उत्तर प्रदेश और 10वें पे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। यानी कि दूसरे रैंक पर यूपी का, चौथे रैंक पर यूपी का, 5वें रैंक पर यूपी का, 7, 8, 9 और 10 रैंक पर यूपी का। तमिलनाडु के 3 जिले केवल कौन कौन से? नीलगिरी, ठीक है, उसके बाद कुंडालोर जिला और तिरुवन्नामलाई जिला, ये तीनों जो है तमिलनाडु के जिले हैं जो शीर्ष 10 में शामिल है, और यूपी के 7 जिले टोटल शीर्ष 10 में शामिल है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, पूछ सकता है। बरसाना बायोगैस संयंत्र, बरसाना बायोगैस संयंत्र, इससे संबंधित जो चीजें हैं जान लेते हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के चरण 1 का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर को संसाधित करना, पर्यावरण अनुकूल संपीड़ित गैस, ठीक है, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरक उत्पन्न करना है, जिससे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बरसाना बायोगैस संयंत्र। और साथ साथ क्या होगा, तो यहाँ पे जो अपशिष्ट है उनको उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? अडानी टोटल गैस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, नाम क्या है? अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड। इसके द्वारा बरसाना में बायोगैस संयंत्र लगाया गया है, इसका चरण प्रथम स्टार्ट कर दिया गया है। आगे बात करें इसी वर्ष की शुरुआत में, ठीक है, तो इस वर्ष की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह सम्मान में भारत सरकार ने सार्वजनिक बिक्री के लिए सीमित संस्करण का 50 ग्राम का रंगीन सामरिक सिक्का, ठीक है, रंगीन स्मारक चांदी का सिक्का जारी किया है। तो भारत सरकार के द्वारा 50 ग्राम का रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया गया है, जिसपे राम मंदिर की प्रतिकीर्ति, साथ ही साथ पीछे अगर जब पलट के देखेंगे तो भगवान राम की प्रतिकीर्ति उसमें बनाई गई है। ठीक है, तो ये 50 ग्राम का सिक्का है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया इसको। आगे बात करें कठिया गेहूं। अब कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र ने कृषि पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां स्थानीय कृषि उपज को प्रथम भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ठीक है, यहाँ का एक स्थानीय कृषि उपज है कठिया गेहूं, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है, पहला भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पाद है। ठीक है, पहला भौगोलिक संकेतक कृषि उत्पाद है जिसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। स्थानीय गेहूं की किस्म, जिसे स्थानीय रूप से कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है, को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखें इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं।
कठिया गेहूं को तकनीकी रूप से ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। यह ग्लूटेन फ्री, जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, तो ये ग्लूटेन फ्री, कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए इसकी अनुकूलनशीलता और कम सिंचाई आवश्यकता इसे एक लचीला फसल बनाती है, जो विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्रों के शुष्क परिदृश्य के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें आवश्यक विटामिन ए, बी और ई, बीटा कैरोटीन, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, जस्ता और तांबा शामिल है। ठीक है, तो इतने पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो कठिया गेहूं है, ठीक है, कठिया गेहूं ये विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्रों की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, उन जलवायु दशाओं के लिए एकदम से उपयुक्त है। ठीक है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है इस बार। मेटावर्स एक्सपीरियंस सेंटर, इसके बारे में जान लेते हैं। मेटावर्स एक्सपीरियंस सेंटर, तो नोएडा में अपने पहले मेटावर्स एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी के भविष्य की ओर एक क्रांतिकारी पहल की ओर अग्रसर हो गया है। तो याद रखना, जो मेटावर्स एक्सपीरियंस सेंटर है वो कहां पे खोला गया है? नोएडा में। ठीक है, कहां पे? नोएडा, अप्रैल माह में नोएडा में खोला गया है। यह अग्रणी पहल भारत को तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इमर्सिव प्रौद्योगिकियों और अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। मेटावर्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्देश्य इच्छुक रचनाकारों और नव प्रवर्तकों को एक जीवंत समुदाय को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेटावर्स एक्सपीरियंस सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है, कहां पे खोला गया है? नोएडा में खोला गया है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के कानपुर यातायात पुलिस ने, किसने? कानपुर जिले की जो यातायात पुलिस है उसने अपने कर्मियों के लिए विशेष एसी हेलमेट, यहां पे आप देख सकते हैं विशेष एसी हेलमेट, यहां पे हेलमेट में ही एसी लगा हुआ है, एसी हेलमेट प्रदान किए हैं, जो 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ठंडा रखने की डिजाइन किया गया है। अगर तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है तो ये हेलमेट, ठीक है, होगा क्या? जैसे गर्मियों में आप देखते हैं कि यातायात पुलिस हमेशा यातायात के लिए तो सजग रहती है, सड़क पे खड़ी रहती है, तो गर्मियों में लू चलती है और लू से परेशान हो जाते हैं पुलिस वाले भी, तो उनके लिए विशेष एसी हेलमेट डिजाइन किया गया है जो 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर को भी ठंडा रख सकती है, ठंडा कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा विशेष हेलमेट किसके द्वारा, किस जिले की यातायात पुलिस के द्वारा? कानपुर जिले की यातायात पुलिस के द्वारा। तो ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, कानपुर जिले का जो जिले का नाम है वो इंपॉर्टेंट है। कानपुर जिले की यातायात पुलिस के द्वारा विशेष एसी हेलमेट प्रदान किए गए अपने कर्मियों को। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले किस जिले की पुलिस के द्वारा प्रदान किए गए एसी हेलमेट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था, उस टाइम पे बहुत चर्चा में था एसी हेलमेट, तो इस वजह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखें, डॉपलर वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी ओमिनी रेंज कैलिब्रेशन फ्लाइट, इसके बारे में जान लेते हैं। 18 अप्रैल 2024 को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेविगेशन सिस्टम का आकलन करने के लिए अपनी पहली, ठीक है, ये इनकी पहली डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमिनी रेंज कैलिब्रेशन फ्लाइट का संचालन किया। ठीक है, कब संचालित किया? 18 अप्रैल 2024 को संचालित किया। किसके द्वारा? तो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा संचालित किया गया है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 12 अप्रैल को बर्ड ग्रुप के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने ग्राउंड हैंडलिंग संसाधन और सेवाएं प्रदान की गई। ठीक है, इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना, साथ ही साथ समग्र यात्रा को बेहतर बनाना। जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए जो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके द्वारा किसके साथ समझौता किया गया? तो बर्ड ग्रुप के साथ समझौता किया गया। किसके साथ? बर्ड ग्रुप के साथ। बर्ड ग्रुप के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यातायात प्रबंधन, जो हवाई यातायात है उसके प्रबंधन के लिए स्टार्ट किया गया। आभा आधारित ओपीडी पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आभा आधारित यानी कि जैसे होता क्या है कि जब आप अस्पताल जाते हैं तो 1 रुपए की पर्ची कटाते हैं। ठीक है, ओपीडी से 1 रुपए की पर्ची कटाते हैं, लेकिन है क्या, ओपीडी में लाइन लगी रहती है। होगा क्या, जो आभा है मूल रूप से इसका कार्य क्या होता है कि आभा पे आप जाइए, आप लॉगिन करिए और वहां से आपको नंबर पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, नंबर आपको पहले मिल जाएगा। ओपीडी पे जाइए, अपना पर्चा निकालिए और वहां से सीधे जाइए, जिस डॉक्टर को दिखाना है आप दिखा सकते हैं। तो आभा आधारित ओपीडी पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आभा का पूर्ण रूप देख लेते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका पूर्ण रूप है।
आभा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक पहल है जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, जो आभा है उसको किसके तहत स्टार्ट किया गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। पूर्ण रूप क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका पूर्ण रूप है। किस लिए यूज किया जाता है मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, और इसमें रजिस्ट्रेशन के मामले में अगर जो देखा जाए तो आभा आधारित ओपीडी रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आगे बात करें, कायर शोरूम की आधारशिला रखी गई है। कायर शोरूम तो देखते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री नाम क्या है? श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा इनका नाम है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कोंच नामक स्थान पर कायर शोरूम की आधारशिला रखी। कहां पे रखी गई है? एग्जाम में पूछ ले कि कायर शोरूम की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है। ठीक है, तो इसका नाम है कोंच। कहां पे पड़ता है? जालौन में। ठीक है, जालौन जिले में पड़ता है। किसके द्वारा रखी गई? तो भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। जो कायर है, ये कायर है क्या? ठीक है, कायर शोरूम तो पता चल गया, कायर शोरूम की आधारशिला रखी। कायर है क्या? तो कायर जो होता है ये नारियल फाइबर को कहा जाता है। यह नारियल की बाहरी छिलके से निकाला जाने वाला एक प्राकृतिक फाइबर है। कायर से बने उत्पादों से फर्श मैट, डोरमैट, ब्रश और गद्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, गद्दे इत्यादि इससे बनाए जाते हैं जो कायर होते हैं। और इसके लिए जो शोरूम का निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? कोंच जालौन में इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो भानु प्रताप सिंह वर्मा जो उत्तर प्रदेश राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उनके द्वारा इसका आधारशिला रखा गया। या आप देख सकते हैं यहाँ पे मंत्री जी हैं, इनको द्वारा आधारशिला रखा गया है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के नए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं? अभी उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो नए अप्रैल माह में कुछ नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो उनमें जान लेते हैं किन किन उत्पादों को। मैं नाम पढ़ता जा रहा हूं, अब देखते जाइए। बनारस ठंडई, ठीक है, बनारस तबला, बनारस सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस चिरई करौंदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र, काशी बनारस तिरंगा बर्फी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, जौनपुर इमरती, मथुरा सांझी शिल्प, बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, संबल की अस्थि शिल्प, चित्रकूट की लकड़ी के शिल्प एवं खिलौने, मुंज शिल्प, रामपुर पेचवर्क, लखीमपुर खीरी के थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, बरेली की जरदोजी शिल्प एवं पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इतने उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है अप्रैल माह में। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण अगली स्लाइड पर लगा हुआ है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए, 21 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ ही उत्तर प्रदेश 75। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अगर बात करें टोटल कितने जीआई टैग हैं तो 75 जीआई टैग अप्रैल माह में हो गए थे। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो अप्रैल माह में जब 21 जीआई टैग प्रदान किए गए यूपी को, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, तमिलनाडु का जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। 75 जीआई टैग के साथ यूपी अप्रैल माह में नंबर 1 पर पहुंच गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला कौन सा? वाराणसी। अप्रैल 2024 की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर हम अप्रैल 2024 के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल 2024 तक, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का बनारस जिला था, वाराणसी जिला था, वहां पर टोटल 32 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया था, जिनमें जो तिरंगा बर्फी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरंगा बर्फी। ठीक है, ये बनारस की फेमस है तिरंगा बर्फी और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? कहां पर आयोजित? ठीक है, इसका आयोजन कहां पर? तो ये पहली बार है, इस वजह से महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका यानी कि अंडर 17 बालक बालिका दोनों की प्रतियोगिताएं कहां पर आयोजित की गई? वाराणसी में आयोजित की गई। ठीक है, अप्रैल 2024 में इसका आयोजन किया गया। तो ये आप समझ गए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया गया, पहली बार राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो इसी स्लाइड पर आधारित है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्प वृक्ष संग्रहालय बनाया गया है? कल्प वृक्ष संग्रहालय किस शहर में बना है? कहां बना है ये तो मैंने आपको बता दिया,
किस शहर में बना है? प्रयागराज, वाराणसी, झांसी या लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज निम्नलिखित में से किस जलप्रपात पर बनाया गया है? किस जलप्रपात पर बनाया गया है? चिराई जलप्रपात, तुलसी जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, लखनिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अप्रैल 2024 में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शीर्ष 10 में शामिल है? 3 जिले शीर्ष 10 में शामिल है, 7 जिले शीर्ष 10 में शामिल है, 5 जिले शीर्ष 10 में शामिल है या 2 जिले? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड, ठीक है, ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में बायोगैस संयंत्र के चरण 1 का उत्पादन शुरू कर दिया है? बरसाना, वृंदावन, पिलखुआ या संभल? इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये इन्हीं स्लाइड पर पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। कमेंट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपका फीडबैक है तो जरूर लिखिएगा। फीडबैक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और फीडबैक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो वीडियो में जाइएगा, एक हार्ट टाइप करिएगा, हार्ट सेंड करिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।